हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अप स्कूल में। अप स्कूल क्या है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में क्या आने वाला है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एंड ऑफ बायपोलैरिटी। एंड ऑफ बायपोलैरिटी आपके पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके हम आज तीसरी वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले पहली और दूसरी वीडियो आपके चैनल पर आ चुकी है, आप उसे देखेंगे तो तीसरी वीडियो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ, हालांकि रिविजन हम करेंगे। तो फर्स्ट में और सेकंड क्लास में हमने क्या क्या किया है, हमने सोवियत सिस्टम को समझ लिया है, हमने बायपोलैरिटी को समझ लिया है और हमने देख लिया है कि सोवियत सिस्टम में क्या क्या इश्यूज थे। आज हम डिसइंटीग्रेशन के बाद की बात करने वाले हैं कि डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ था और उसके क्या क्या इंपैक्ट दुनिया पे पड़े थे। ठीक है, इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, आप हमको देख रहे हो अब स्कूल पे। अब स्कूल क्या है? अब स्कूल आपके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि आपको YouTube पे भी काम करा रहा है, YouTube पे भी आपको रेगुलर क्लास दे रहा है। साथ के साथ इसकी ऐप भी है जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, इस एप्लीकेशन पे क्या फायदा है, ये जो कंटेंट है धीरे धीरे स्विच करना हम चालू कर देंगे ऐप के ऊपर, और ऐप के ऊपर आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, असाइनमेंट भी मिलेंगे, वर्कशीट भी मिलेगी, और जितनी भी आपकी चीजें आंसर की एवेल्युएशन जैसे से जुड़ी हुई होती है वो चीजें भी आपको सब ऐप के ऊपर मिलती रहेंगी। ठीक, होता क्या क्या है वहां पे, जो आपकी 11th और 12th है इसमें पूरी की पूरी आपकी एक ही जगह पे आपको पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है उसमें, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल साइंस हो। पॉलिटिकल साइंस हमने स्टार्ट भी कर दिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वीडियो जल्दी ही डलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, 11th-12th के लिए होता है। और आपकी जो 9th और आपकी जो 10th होती है इसकी पूरी की पूरी जो आपका एसएसटी का पार्ट है वो साथ के साथ प्लस मैथ का पूरा सिलेबस हम आपका कवर करवाने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो ये चीजें आपके साथ के साथ होती रहेंगी। ठीक, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो हमने क्या क्या किया हुआ है, एंड ऑफ बायपोलैरिटी की बात हमने कर ली है, आगे देखते हैं। देखो छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं, हमने क्या क्या सीखा था। बायपोलैरिटी हमने देख ली थी। बायपोलैरिटी क्या होती है कि जब दुनिया दो ब्लॉक्स में बढ़ जाती है, एक तरफ यूएस होता है, एक तरफ यूएसएसआर होता है। यूएस के साथ कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ देश जुड़ते हैं, यूएसएसआर के साथ कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ देश जुड़ते हैं। इनका पॉइंट ऑफ गवर्नेंस अलग होता है, इनके पॉइंट ऑफ इकोनॉमी अलग होती है, इनका पॉइंट ऑफ गवर्नेंस अलग होता है, इनके पॉइंट ऑफ इकोनॉमी अलग होती है। तो दो अलग अलग सिस्टम दुनिया में तैयार हो गए थे और दोनों ब्लॉक्स में बट गए थे, जिसमें आपस में लगातार दुश्मनी चलती रहती थी। सोवियत सिस्टम में हमने जान लिया तो सोवियत सिस्टम कैसा होता था। तो सोवियत सिस्टम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती थी, जो पॉलिटिक्स होती थी वो अथॉरिटेरियन होती थी, सरकार की बहुत ज्यादा चलती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी, सारी इंडस्ट्री सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, सारी एग्रीकल्चर की जमीन पे कलेक्टिविटी होती थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था। ठीक, ये सारी बात हमने जान ली। इसके बाद हमने देखा था, ये सारी की सारी बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी। इश्यूज इन सोवियत सिस्टम, भाई सोवियत सिस्टम अगर चल रहा है और हमें बायपोलैरिटी हमने देख लिया बायपोलैरिटी क्या होती है, और बायपोलैरिटी को एंड करना है, खत्म करना है, मतलब या तो यूएस वाले सिस्टम को या फिर यूएसएसआर वाले सिस्टम को, किसी एक ब्लॉक को तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो हमने देखा था कि सोवियत सिस्टम हमारा खत्म होगा, इसके लिए हमने जानने की कोशिश की थी कि सोवियत सिस्टम में आखिर इशू थे क्या, क्या दिक्कतें थी जिसकी वजह से आपका सोवियत सिस्टम खत्म हो जाता है। तो हमने देख लिया था कि वो आर्म्स रेस में ज्यादा पैसे खर्च करता था, डेवलपमेंट पे पैसे कम करता था, अपनी जो उसकी इकोनॉमी थी वो लैग बिहाइंड कर रही थी, मतलब उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती थी, जीडीपी डाउन होती थी, इकोनॉमी डाउन होती थी। साथ के साथ उसने एक्स्ट्रा पैसे लगाना शुरू कर दिया था अपने इन्वेजन्स पे। जैसे एग्जांपल था अफगानिस्तान का इन्वेजन हुआ था 1979 में। जल्दी करके आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी हो चुका है, फिर आज की बात शुरू करेंगे। रिफॉर्म्स ऑफ गोर्बाचेव हमने देख लिए थे। क्या रिफॉर्म्स थे कि भाई गोर्बाचेव कौन बनता है, जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसका जनरल सेक्रेटरी बनता है 1985 के अंदर। और गोर्बाचेव ने सोचा भाई इश्यूज बहुत सारे चल रहे हैं तो इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली चीजें ठीक होने के बजाय और बेकार होती चली जाती हैं। धीरे धीरे इसके सामने हम देखते हैं कि जो सोवियत सिस्टम था वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट आपका हो जाता है। रशिया, यूक्रेन और बेलारूस 1991 में मिलके अनाउंस कर देते हैं कि अब यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता और दुनिया में केवल यूएस वाला जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होगी, डेमोक्रेसी होगी, ये डोमिनेट करेंगे। ठीक, तो चलो आज के शुरू करते हैं। हाँ जी, रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन। अब देखो इतनी कहानी हमने देख लिया, इस कहानी में अगर हम गौर करें तो हम ये जान चुके हैं कि भाई सोवियत सिस्टम में यानी कि जो यूएसएसआर वाला मोड ऑफ गवर्नेंस था उसमें कुछ दिक्कतें थी। पॉलिटिकल सिस्टम में दिक्कतें थी, इकोनॉमिक सिस्टम में दिक्कतें थी, जो अदर रिपब्लिक को सेटअप करने में वो पैसा लगाता था वो दिक्कत थी, इन्वेजन वो करता था वो दिक्कत थी। तो इतनी सारी जो दिक्कतें थी अल्टीमेटली रीजन ही बन जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाए यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, तो जो वो सारी समस्याएं हैं, वो सारी दिक्कतें हैं, वो आप लिख सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली फिर भी
एक तरफ करके देखते हैं कि उन दिक्कतों को ठीक से हम कैसे आंसर में प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग से आपको टॉपिक इसमें किताब में डाला गया। क्या कह रहा है? रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन देखते हैं। द सोवियत सिस्टम वाज हैविंग इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जानते हैं हम इकोनॉमिक स्टैग्नेशन क्या होता है? भाई हमने देखा था जो आपका सिस्टम था सोवियत सिस्टम का, उसमें ग्रोथ रेट जो थी वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा डाउन रहती थी। तो स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेशन का मतलब ये नहीं होता कि इकोनॉमी डाउन जा रही है, नहीं, इकोनॉमी जितनी ग्रोथ करनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं कर रही। मान के चलो आप पिछले साल 10 रुपए कमाए थे, तो इस साल आपको 11 कमाने चाहिए, अगले साल आपको 12 कमाने चाहिए, अगले साल आपको 13 कमाने चाहिए। धीरे धीरे ग्रोथ दिखती है इकोनॉमी के अंदर। लेकिन रशिया की जो इकोनॉमी थी उसके अंदर स्टैग्नेशन आ गया था। स्टैग्नेशन मतलब रुकावट। अगर पिछले साल 10% की ग्रोथ थी, 10 रुपए कमाते थे, मान के चलो पिछले साल 100 रुपए कमाए, तो इस साल भी 100 रुपए कमा रहे थे, अगले साल भी 100 रुपए कमा रहे थे, अगले साल भी 100 रुपए कमा रहे थे। अब अगर हर साल 100 रुपए कमाते रहेंगे तो क्या लोगों को हम चीजें डिलीवर कर पाएंगे? लोगों को फैसिलिटीज डिलीवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज लगातार कम होते जा रहे हैं, जो आपकी करेंसी होती है उसकी वैल्यू लगातार डाउन होती जा रही है। तो इस वजह से आपकी जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां नेगेटिव तो नहीं थी, लेकिन जितना पॉजिटिवनेस चाहिए थी उतनी पॉजिटिवनेस नहीं आ रही थी। एक वर्ड में अगर बताऊं स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्टक कर जाना। जितनी थी उतनी थी, बढ़ नहीं रही थी बिल्कुल भी। ठीक है, आगे देख लो। अब देखो इसमें जो रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन है, मैंने तुम्हें हर वीडियो में बताता हूं, हर क्लास में बताता हूं, क्या कि हमेशा कोशिश करा करो अपने पॉइंट्स को क्लब करने की किसी एक हेडिंग के अंदर। तो इसमें भी हम रीजन देखेंगे, कुछ इकोनॉमिक से जुड़े हुए होंगे, कुछ पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए होंगे और कुछ एक्स्ट्रा होंगे। ठीक, तो अगर जो पहले वाला पॉइंट है इसको किस में ऐड कर सकते हो? इकोनॉमिक इशू, ये वाला इकोनॉमिक इशू है। अगला देखो, मोस्ट ऑफ इट्स रिसोर्स वाज बीइंग स्पेंट इन डेवलपमेंट ऑफ आर्म एंड मिलिट्री। ये हमने पहले ही देखा है, आर्म रेस चल रही थी वहां पे, मिलिट्री पे पैसा ज्यादा खर्च होता था जो कि डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए था। तो वो सारा का सारा पैसा आर्म पे जाएगा तो डेवलपमेंट का रेशियो रिलेटिवली कम हो जाएगा, जाहिर बात है उसमें पैसा कम जाएगा। इससे भी लोग नाराज थे। ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो गया। ये भी आपका इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ था, ये भी आपका इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। कॉमन पीपल वर बीइंग अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ वेस्टर्न कैपिटल नेशन। ये मेन मुद्दा है आपका, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है जी, क्या देखो इसको भी आप इकोनॉमिक्स में ही ऐड कर लेना। देखो क्या होता है सीन, आपको ये पता है कि भाई कोई भी अगर कम्युनिस्ट कंट्री होती है तो कम्युनिस्ट कंट्री बाहर से ट्रेड नहीं करती। कम्युनिस्ट जो कंट्री होती है वो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है रशिया चीजें बनाएगा और वो रशिया में ही बेची जाएंगी, ना बाहर से चीजें इंपोर्ट होंगी ना बाहर चीजें एक्सपोर्ट होंगी। क्लोज्ड इकोनॉमी होगा वो। अब ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से क्लोज्ड है, कुछ चीजें मंगाई जाती थी, मतलब कोशिश की जाती थी कि जितना कम से कम मंगाया जाए और कम से कम बाहर चीजें भेजी जाएं, जितनी सेल्फ सफिशिएंसी हो सके उतनी बढ़िया। ठीक, ऐसे में मुझे बताओ क्या कोई भी देश सारी की सारी चीजें खुद से पैदा कर सकता है? नहीं। सारी की सारी टेक्नोलॉजी अपने देश में बना सकता है? नहीं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक, इंडिया में तुम देखो जितनी भी ऐप काम कर रही है, फेसबुक काम कर रही है, आपकी व्हाट्सएप काम कर रही है, आपकी जो भी इनोवेशंस होती हैं, मैं केवल ऐप की बात नहीं कर रहा हूं, जो गूगल है या फिर जितनी भी मशीनरी बनती है आपकी, इक्विपमेंट बनते हैं आपके, बहुत सारे हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में अगर आपकी जो मार्केट है वो बंद रहती है तो आपके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती। आपके पास यूएसएसआर के अंदर जो देश में पैदा हो जाएगी टेक्नोलॉजी वो हो जाएगी, बाहर से मंगाते नहीं थे। ऐसे में जो बाहर के देश है, यूरोप है, अमेरिका है, आपको पता है वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना अच्छा होता है। गाड़ियाँ सबसे अच्छी वहीं बनती हैं, फैक्ट्री के इक्विपमेंट सबसे अच्छे वहीं बनते हैं, मशीनरी सबसे अच्छी नहीं बनती है, टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी वहीं बनती है। तो इस समय तक जब हम देख रहे हैं रीजन ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन कब हुआ? 1991 में। ऐसे कर लो, 1991 में। तो 1991 के आते आते जो यूएसएसआर के लोग थे उनको मालूम पड़ना शुरू हो गया था, यार हमारे जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है हम ना इंपोर्ट करते हैं ना एक्सपोर्ट करते हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी के कैपिटलिस्ट नेशन हैं, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत बढ़िया, वहाँ बहुत बढ़िया कारें बनती हैं, बहुत बढ़िया सड़कें बनती हैं, अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, फ्रिज बढ़िया है, कूलर बढ़िया है, जो एसी बढ़िया है, सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी होती थी वो नहीं होती थी। ठीक, जबकि यहाँ पे पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। तो लोगों को थोड़ा ऐसे भी लग रहा था यार कि हम तो पीछे रह गए हैं, ये जो यूएसएसआर का पॉलिटिकल सिस्टम है, सोवियत सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, वो इनफ नहीं है हमारे लिए। ठीक, आगे देखो, द सोवियत सिस्टम
was also not accountable to the people having centralization of power। 3 पॉइंट इकोनॉमी के हो गए, अगला पॉइंट आपका पॉलिटिकल है। हेडिंग ऐसे भी बना सकते हो आप, क्या रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन, तो इकोनॉमिक रीजन क्या है 3 पॉइंट लिख दिए, पॉलिटिकल रीजन क्या है 2-3 पॉइंट आगे आ जाएंगे। ठीक, देखो पॉलिटिकल रीजन ये है कि सोवियत सिस्टम वाज आल्सो नॉट अकाउंटेबल फॉर द पीपल, नॉट अकाउंटेबल एक बात, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यानी कि भाई देखो कोई भी गवर्नमेंट आपकी सिस्टम में काम कर रही है, मैं पहले भी कर चुका हूं इसलिए हल्का हल्का जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई भी सिस्टम आपके पॉलिटिकली काम कर रहा है तो एटलीस्ट लोग एक्सपेक्ट करेंगे वो हमें अपने बारे में बताए। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, हमारे पास पॉलिटिकल राइट हो, हमारे पास सिविलियन राइट हो, ठीक है, हमारे पास फंडामेंटल राइट हो। ऐसे में मैंने तुम्हें बताया था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम यूएसएसआर में काम कर रहा था, सोवियत सिस्टम, वो बिल्कुल भी लोगों को राइट नहीं देता था। जो अदर पॉलिटिकल पार्टी होती थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, डेमोक्रेसी वहां पे नहीं होती थी, तो लोगों को बुरा लगेगा कि भाई ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा, हमें सरकार के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। ऐसे में सारी की सारी जो पावर थी वो गवर्नमेंट के ही पास रहती थी, लोगों के पास कोई भी पावर नहीं होती थी। सॉरी, गवर्नमेंट के पास पावर होती थी, जो कॉमन पीपल है इनके पास कोई पावर नहीं होती थी, इनके पास कोई राइट्स नहीं होते थे, और सारी की सारी पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रखा था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक सरकार के पास सारे ही सारे अधिकार, सारे के सारे राइट, सारे के सारे पावर, सारी की सारी ड्यूटी सब गवर्नमेंट के पास ही होती थी। भाई जमीन सरकार की, इंडस्ट्री सरकार की, एग्रीकल्चर लैंड सरकार की, रिसोर्सेज सरकार के, लोगों के पास कुछ होता ही नहीं था। ठीक, तो लोग इस बात से नाराज थे। आगे देखो, ये भी पॉलिटिकल है आपका, पॉलिटिकल है ना, हाँ ये भी पॉलिटिकल है अपना, वो पॉलिटिकल था, ये पॉलिटिकल है, हाँ जी। द गवर्नमेंट वॉज फुल ऑफ करप्शन सो इट वॉज लूजिंग पॉपुलर सपोर्ट, फुल ऑफ करप्शन। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, अभी बीच में आया था ना क्या कि पावर सेंट्रलाइज थी, पावर का सेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक सरकार, एक गवर्नमेंट काम करती है पूरे के पूरे देश में। जैसे मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में 2 गवर्नमेंट होती है ना, एक पीएम मोदी जी संभाल रहे हैं, एक स्टेट में होते हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम है, तो वो जैसे राजस्थान में अलग गवर्नमेंट होगी, मध्य प्रदेश में अलग गवर्नमेंट होगी, दिल्ली में अलग गवर्नमेंट होती है। इस तरीके से 2 गवर्नमेंट काम करती हैं। आप तीसरे लेवल पे आ जाओ तो हमारे म्युनिसिपैलिटी भी होती है, नगर निगम होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, तो 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। इसे कहते हैं पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन यूएसएसआर में था पावर का सेंट्रलाइजेशन, और अगर पावर एक जगह सेंट्रलाइज्ड है, भाई यही है और ये इतने बड़े देश को संभाल रहा है, तो इसके नीचे एक स्टेट ये होगा, एक स्टेट ये होगा, एक स्टेट ये होगा, एक स्टेट ये होगा, एक स्टेट ये होगा। यहाँ पे अपने ऑफिसर अपॉइंट करेगा, ये एक ऑफिसर यहाँ पे, एक ऑफिसर यहाँ पे, एक ऑफिसर यहाँ पे, इसके नीचे और ऑफिसर होंगे, इसके नीचे और ऑफिसर होंगे, इसके नीचे और ऑफिसर होंगे, नीचे 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 लगातार। तो जो नीचे वाले ऑफिसर हैं वो क्या कर रहे हैं कभी ऊपर तक पता ही नहीं लग पाता, क्योंकि पब्लिक क्या सोचती है ऊपर वाले आदमी को पता ही नहीं चलता। ऐसे में करप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही होता है कहाँ पे, यूएसएसआर में। तो यूएसएसआर का जो सिस्टम था वो पूरी की तरह से करप्ट हो चुका था। इस सिस्टम को लोग पसंद करना बंद कर देते हैं, इसलिए करप्शन की वजह से इट वाज लूजिंग पॉपुलर सपोर्ट। वो धीरे धीरे लोगों के बीच में अपना सपोर्ट लूज करता जा रहा था, लोग इस सिस्टम के साथ खुश नहीं थे। आगे देखो, वो तो 2 रीजन थे, 3 रीजन थे, एक रीजन अलग से ये बनाना, एक रीजन अलग से ये बनाना। क्या क्या करा है मैंने, कुछ इकोनॉमिक रीजन बता दिए, 3 पॉइंट उसके अंदर आगे, एक पॉलिटिकल की हेडिंग बना दी, 2 रीजन उसके अंदर आगे, फिर तीसरा पॉइंट यहां से बना दो, चौथा पॉइंट यहां से बना दो। इतना ही कंटेंट आपको देना होता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन है इतना ही कंटेंट आपको देना होता है। अगली बात क्या है, द रिफॉर्म्स ऑफ गोर्बाचेव वाज आल्सो मेड वे फॉर द डिसइंटीग्रेशन। तीसरा रीजन है आपका गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ऑफ गोर्बाचेव, way for the disintegration of USSR because found that reforms were benefiting them too slowly। यानी कि ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, क्या भाई सोवियत सिस्टम में इश्यूज थे और इश्यूज को ठीक करने के लिए गोर्बाचेव रिफॉर्म लेके आता है, लेकिन लोगों को लगता था कि भाई जो तुम रिफॉर्म लेके आ रहे हो ना, उन्हें और तेजी से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे, जिन्हें रिफॉर्म चाहिए नहीं थे, उनको लगता था रिफॉर्म्स हो ही क्यों रहे हैं, रिफॉर्म बहुत तेजी से हो रहे हैं। और जो कॉमन पीपल थे, जिन्हें रिफॉर्म चाहिए थे, उन्हें लगता था रिफॉर्म हो तो रहे हैं लेकिन बहुत स्लोली हो रहे हैं। इसलिए मैंने बताया था गोर्बाचेव बीच में फंस गया था, ना इनका सगा हो पाया ना इनका सगा हो पाया। ऐसे में तो एक रिफॉर्म की जो बात थी, रिफॉर्म लोगों तक पहुंचने शुरू हो गए,
लेकिन लोगों को लगता था भाई इतने स्लो रिफॉर्म क्यों कर रहे हो, रिफॉर्म तो तेज होनी चाहिए। और रिफॉर्म तेज करने की बात किसने की थी? बोरिस येल्टसिन ने, जो बाद में जाके यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन को अनाउंस करता है 1991 में। आपको बताया मैंने पहले से, बेलारूस और यूक्रेन के साथ मिलकर। ऐसे में लोगों को लगता था कि भाई अपने को तो डिसइंटीग्रेशन करने देंगे ना, तभी जाके रिफॉर्म मिलेगा, इस सिस्टम में तो रिफॉर्म मिलने वाले हैं नहीं। गोर्बाचेव ने रिफॉर्म के लिए कहा था, लेकिन रिफॉर्म बहुत धीरे धीरे कर रहा है, ये वाले अपने को नहीं चाहिए, अपने को तो पूरा अलग करके तेज तेज वाले रिफॉर्म चाहिए। ठीक, तो गोर्बाचेव के रिफॉर्म भी अपने आप में एक रीजन था डिसइंटीग्रेशन होने के। वैसे अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि गोर्बाचेव अगर रिफॉर्म नहीं करता तो क्या डिसइंटीग्रेशन नहीं होता? होता, तब भी होता। ठीक है, क्योंकि लोग जितने डिससेटिस्फाइड हैं इकोनॉमिक रीजन की वजह से, पॉलिटिकल रीजन की वजह से, वो डिससेटिस्फैक्शन लोगों का कहीं ना कहीं दिखता जरूर। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गोर्बाचेव के रिफॉर्म ने इस प्रोसेस को तेज कर दिया था। भाई डिसइंटीग्रेशन अब नहीं होता तो 10 साल बाद होता, 10 साल बाद नहीं होता तो 20 साल बाद होता, हालांकि 20 साल नहीं लगते। पर गोर्बाचेव ने लोगों को रिफॉर्म दिखा के उन्हें एक ऐसे बोल दूं कि उन्हें टेस्ट करा दी थी कि डेमोक्रेसी ऐसी होती है, इंडिपेंडेंस ऐसी होती है। और अब लोगों को चाहिए था कि नहीं यार, अब तो इससे आगे ही जाएंगे, इससे पीछे नहीं जाएंगे। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि गोर्बाचेव के रिफॉर्म ने उस प्रोसेस को तेज कर दिया था। किस प्रोसेस को? डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को। और लास्ट बात क्या है? द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये पॉइंट बनेगा अपना, नेशनलिज्म वाज राइजिंग इन रशिया एंड द यूरोपियन रिपब्लिक दैट बिकेम द फाइनल कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और आखिरी ताबूत में आखिरी कील, कहता है ना कि ताबूत में आखिरी कील लग गई, बात सारी खत्म होगी। आखिरी कील क्या साबित हुई? नेशनलिज्म की स्प्लिट। अब नेशनलिज्म क्या होता है भाई? तुमको बताया था नेशनलिज्म मतलब कि भाई एक कल्चर वाले लोग मिलके एक देश बना लें अपना। एक देश के अंदर सेम सेम से लोग रहने चाहिए, जिनका बैकग्राउंड सेम हो, जिनका रिलीजन सेम हो, जिनका कल्चर सेम हो, जिनकी लैंग्वेज सेम हो। और तुम्हें मैंने बताया था यूएसएसआर के अंदर कैसे कैसे लोग रहते थे भाई। ईस्टर्न यूरोपियन देश रहते थे जो बिल्कुल अलग कल्चर वाले थे, एशियन रिपब्लिक रहते थे जिनका बिल्कुल अलग कल्चर था। तो बहुत अलग अलग मतलब मिक्स्ड कम्युनिटी रहते थे, बुद्धिस्ट भी रहते थे और साइबेरियन भी रहते थे, अलग अलग कम्युनिटी रहती थी, अलग अलग रिलीजन रहते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग एथनिक बैकग्राउंड भी था। तो इन देशों को अब ये लगना शुरू हो गया था कि भाई यहाँ पे तो बहुत डिफरेंस है, अपने को अलग देश बनाने की जरूरत है। तो धीरे धीरे देश भी के अंदर भी ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसे मूवमेंट होने शुरू हो गए थे कि भाई यूएसएसआर से अलग हो जाओ। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं कि सबसे पहले अलग होने वाला जो देश था यूएसएसआर से वो था लिथुआनिया। क्यों भाई? मैंने तुम्हें बताया था ना, गोर्बाचेव ने एक काम और करा था। क्या? कि जो सैटेलाइट स्टेट होते थे या फिर जो यूएसएसआर के ब्लॉक के मेंबर होते थे, उनके अगर कुछ हो रहा है तो गोर्बाचेव बोलता था कि नहीं यार, मुझे अपने देश के अंदर ध्यान देना है, मैं उनमें इंटरवीन नहीं करने वाला। तो अब जो भी अलग देशों में मूवमेंट होगा, गोर्बाचेव इंटरवीन नहीं करेगा और वहां की सरकारें गिरनी शुरू हो जाएंगी। अल्टीमेटली एक के बाद एक के बाद एक बाद सरकार गिरनी शुरू हो जाती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां से हटनी शुरू हो जाती है और कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट जो किसको फेवर करती है? अमेरिका को। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो आनी शुरू हो जाती है। तो डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका था और ऑफिशियल अनाउंसमेंट कौन करता है? बोरिस येल्टसिन 1991 में। बार बार नाम ले रहा हूं, भूलना नहीं है, 1991। और बोरिस येल्टसिन किसके साथ? रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, तीन देशों ने मिलकर किया था। तीन सबसे बड़े रिपब्लिक थे यूएसएसआर के। ठीक, तो ये आपकी पूरी की पूरी बात हो जाती है किसकी? रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन की। एक बार रिपीट करते हैं, देखो फटाफट मेरे साथ बोल दो, आपको सारी की सारी बात याद हो जाएगी। हमने देखा यूएसएसआर खत्म क्यों हो रहा है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हो रहा है। तो कुछ इकोनॉमिक रीजन होंगे, कुछ पॉलिटिकल रीजन होंगे, एक गोर्बाचेव ने रिफॉर्म कर दिए तेजी के साथ, और लास्ट था फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। एक एक करके रिपीट करते हैं। पहला भाई इकोनॉमिक रीजन क्या थे? आर्म रेस में पैसा लग रहा था, नहीं लगवाना था, एक बात। डेवलपमेंट जितना तेजी के साथ चाहिए था, नहीं हो रहा था, दूसरी बात सॉरी। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था यूरोप में या फिर जो हो रहा था अमेरिका में, उनके बारे में यूएसएसआर के लोगों को पता लगना शुरू हो गया था और लोगों को लगा यार अपने देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो ये अपने को नहीं चाहिए। तीन रीजन हो गए। ठीक है, इकोनॉमिक रीजन। पॉलिटिकल रीजन क्या है? मेरे साथ साथ अगर आप बोलोगे ना, दिमाग में घुमाओगे तो और ज्यादा याद रहेगा। पॉलिटिकल रीजन क्या है? पॉलिटिकल रीजन में हमने देखा था कि जो गोर्बाचेव था या फिर जो आपकी रशिया की गवर्नमेंट थी, रशिया बोल दिया मैंने, यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज थी। सारी की सारी पावर लोगों के पास नहीं होती थी, सरकार के पास ही होती थी। लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। पॉलिटिकल में दूसरा रीजन कौन सा हमने देखा कि जितनी भी आपकी, कौन सा देखा था, हाँ जी, जो करप्शन था ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, एक के नीचे ऑफिसर होता था, ऐसे में नीचे वाले ऑफिसर करप्शन करते थे। तो ये करप्शन भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और लोगों के अंदर यूएसएसआर का जो सिस्टम था, जो गवर्नमेंट थी, वो अपना सपोर्ट लूज करती जा रही थी। तीन इकोनॉमिक, दो पॉलिटिकल। तीसरी हेडिंग बनाएंगे गोर्बाचेव की रिफॉर्म की। गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म किए, लोगों को लगता था ये रिफॉर्म बहुत कम है, अपने को तो और रिफॉर्म चाहिए, तो इसने डिसइंटीग्रेशन की पेस को और बढ़ा दिया। और लास्ट क्या था?
जितने भी अलग अलग कल्चर के लोग यूएसएसआर के अंदर रहते थे उनको लगना शुरू हो गया कि भाई साहब हमारे कल्चर तो अलग है, हमारे अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अब आने लगी है, मतलब हमें अपना देश अलग करना है, अपने हिसाब से उसको रूल करेंगे, आपसे अपने को अलग होना है। ठीक, तो इस तरीके से 4 रीजन आप शामिल कर सकते हो डिसइंटीग्रेशन के, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो यूएसएसआर होता है वो डिसइंटीग्रेट आपका हो जाता है। एक हेडिंग और करते हैं, देखो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब देखो अब धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने की तरफ है, डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, बस 2-3 चीजें और देखेंगे। भाई डिसइंटीग्रेशन हो गया तो दुनिया पे क्या असर पड़ा, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद रशिया की आखिरकार हालत कैसी होगी, क्या वहां पे भी डेमोक्रेसी आ जाएगी जो अमेरिका का सिस्टम था, क्या वहां पे भी कैपिटलिज्म आ जाएगा जो अमेरिका का सिस्टम है, या फिर क्या होगा, और फिर दुनिया पे तो जो इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमें तो इंडिया से मतलब है ना, वो हम करेंगे, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। देखो जी कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो क्या रिजल्ट निकला डिसइंटीग्रेशन का, देखो दुनिया के ऊपर वर्ल्ड में क्या हुआ, देखो इट एंडेड कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, आर्म रेस, न्यूक्लियर वेपन वर नॉट इन डिमांड, नाउ द वर्ल्ड विटनेस न्यू पीस। देखो कीवर्ड कैसे निकालते हैं, न्यू पीस और एंडेड कोल्ड वॉर। देखो भाई कोल्ड वॉर का मेन सिनेरियो क्या है, कोल्ड वॉर का मेन सिनेरियो ये था कि एक तरफ एक ग्रुप है, एक तरफ एक ग्रुप है, मतलब एक तरफ एक ब्लॉक है अमेरिका वाला, एक तरफ एक ब्लॉक है यूएसएसआर वाला। तो सबसे पहला इंपैक्ट है, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए, भाई ये ग्रुप ही खत्म हो गया तो क्या आपस में लड़ेंगे, अब भाई लड़ने को बचे कौन, एक ही तो है, किससे लड़ेगा। तो कुल मिला के दुनिया में जो कोल्ड वॉर था खत्म हो गया, जो आर्म रेस थी खत्म हो गई, जो आपस में लड़ते थे ना न्यूक्लियर वेपन, मेरे पास ज्यादा रहेंगे मेरे पास ज्यादा रहेंगे, वो खत्म हो गया। तो दुनिया में एक नई शांति आ गई थी, सिंपल बात है, क्या दिक्कत है। अगली बात देखो, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर द वर्ल्ड मोस्टली बिकेम यूनिपोलर, हैविंग यूएस एज द ओनली सुपर पावर। पहली बात यूनिपोलर बना, यूएस सुपर पावर बना, और जो उसकी आइडियोलॉजी थी डेमोक्रेसी की एंड कैपिटलिज्म की वर वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया में एक ब्लॉक है तुम्हारे यूएस वाला, एक ब्लॉक है तुम्हारे यूएसएसआर वाला, कितनी बार बोल चूंगा इस बात को मैं, इसे बाइपोलैरिटी कहते हैं। एक ब्लॉक है तुम्हारा यूएस वाला, एक ब्लॉक है तुम्हारा यूएसएसआर वाला। अब दोनों ब्लॉक जो हैं ये दोनों के दोनों ब्लॉक हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक। अब मैंने बोल दिया कि यूएसएसआर वाला ब्लॉक खत्म हो गया, तो 2 ऑप्शन दुनिया के पास है। क्या, एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि भाई जो यूएसएसआर है उसके खत्म होने के बाद जो यूएस है अब वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा, ठीक। दुनिया को डोमिनेट कैसे करेगा कि उसका पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब उसमें डेमोक्रेसी चलती है तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी चले, उसमें कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता है तो पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म चले, उसमें मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है तो पूरी दुनिया में मार्केट बेस्ड इकोनॉमी ही काम करे। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी तो है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ऐसा हो कि रशिया में से जो 15 देश निकले हैं वो इंडिया, चाइना, कोरिया, मतलब छोटे छोटे और सुपर पावर निकलने शुरू हो और वो अमेरिका के डोमिनेंस को काउंटर करें। और दुनिया पहले बाइपोलर थी तो एक पॉसिबिलिटी थी कि अमेरिका का डोमिनेंस आ जाए और यूनिपोलर बन जाए, यूनिपोलर बोले तो एक देश दुनिया को डोमिनेट करेगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दुनिया मल्टीपोलर बन जाए, मतलब दुनिया में बहुत सारे देश ताकतवर आ जाए और किसी एक देश का इंपैक्ट बहुत ज्यादा ना हो, सबके धीरे धीरे लोकल इंपैक्ट हो, ठीक। लेकिन दुनिया में हुआ क्या, मोटे तौर पर हम देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए आज क्या है प्रेजेंट में 2025 में, तो हम बोलेंगे दुनिया मल्टीपोलर है। चाइना भी राइज कर रहा है, अमेरिका भी राइज कर रहा है, रशिया भी कमजोर नहीं हुआ, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, छोटे छोटे हब बनते जा रहे हैं पावर के। लेकिन एक्चुअली 1991 में क्या होता है, हम देखते हैं 1991 के बाद धीरे धीरे जो आपके पास 2 ऑप्शन थे कि दुनिया तो यूनिपोलर बन सकती थी या दुनिया मल्टीपोलर बन सकती थी, तो दुनिया यूनिपोलैरिटी की तरफ जाती है। कैसे दुनिया बनती है भाई साहब, यूनिपोलर, यूएसएसआर खत्म हो जाता है, पूरी की पूरी दुनिया में यूएस सुपर पावर बन के उभरता है, सुपर पावर बन के सामने आता है, और जो उसकी आइडियोलॉजी थी डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी दुनिया में होनी चाहिए, दुनिया के अधिकतर देशों में डेमोक्रेसी ही उसके बाद अपनाई जाती है। इवेंचुअली रशिया जो आपके रिपब्लिक थे बहुत सारे यूएसएसआर के, अधिकतर इन देशों में भी डेमोक्रेसी ही आती है। हम देखते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम पूरी दुनिया में छा जाता है, डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट सिस्टम पूरी दुनिया में छा जाता है और दुनिया यूनिपोलर बनती है, ठीक। तो 2 इंपैक्ट आपके हो गए। पहला इंपैक्ट क्या था, पहला इंपैक्ट था भाई साहब कि आपकी दुनिया के अंदर एक शांति आ जाएगी, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, आर्म रेस खत्म हो गए, न्यूक्लियर वेपन की जो रेस थी वो खत्म हो गया। और दूसरी बात है कि जो दुनिया है अब यूनिपोलर बन जाएगी, मल्टीपोलर भी बन सकती थी लेकिन यूनिपोलर बनती है। अच्छा एक आपको बता दूं क्वेश्चन आता है,
क्या कि यूएसएसआर के खत्म होने के बाद, डिसबैंड होने के बाद या डिसइंटीग्रेट होने के बाद दुनिया किन दो रास्तों पे जा सकती है तो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है एक्चुअली। धीरे धीरे हम क्वेश्चन भी ऐड करना चालू करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को डील करते हैं, लिखते कैसे या फिर आंसर निकालेंगे कैसे। तो मल्टीपोलैरिटी भी जा सकती थी, यूनिपोलैरिटी भी आ सकती थी, लेकिन अल्टीमेटली क्या आता है, यूनिपोलैरिटी आती है। और जो थर्ड आपका कॉन्सिक्वेंस है लास्ट वाला, न्यू प्लेयर्स केम इन इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर लाइक यूरोपियन यूनियन एंड चाइना। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे हम देखते हैं, भाई शुरुआत में तो यूनिपोलैरिटी आई, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं धीरे धीरे न्यू प्लेयर इमर्ज करने शुरू करेंगे। चाइना अपनी इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ाएगा, इंडिया धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा, यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे बन जाता है। हमने देखा था, अगले चैप्टर में हम देखेंगे 1992 में यूरोपियन यूनियन बन जाएगा। यूरोपियन यूनियन क्या होता है, जितने भी यूरोप के देश हैं खुद को इकट्ठा करते हैं एक ताकत के तौर पे कि भाई दुनिया को काउंटर कर सके, यूएस के डोमिनेंस को काउंटर कर सके। धीरे धीरे आसियान भी ग्रुप है, आसियान बनता है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो खुद को कंसोलिडेट करते हैं। चाइना आता है, कोरिया आता है, जापान आता है, धीरे धीरे ये लोग आने शुरू हो जाते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में और दुनिया को धीरे धीरे मल्टीपोलैरिटी की तरफ अब आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ आज 2 टॉपिक करे हैं। डिसइंटीग्रेशन के बाद पहली बात तो डिसइंटीग्रेशन के रीजन क्या है, और हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। कुछ इकोनॉमिक रीजन थे, 3 पॉइंट अंदर डाल दो, कुछ पॉलिटिकल रीजन थे, 2 पॉइंट अंदर डाल दो, गॉर्बाचेव के रिफॉर्म्स थे, और लास्ट बात थी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ऐसे साथ साथ बोलते रहो, सारी चीजें साथ के साथ याद होती चली जाएंगी। और हमने देखा इम्पैक्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुए डिसइंटीग्रेशन के दुनिया पे, ये वर्ल्ड के हैं, इंडिया पे क्या हुए वो बाद में करेंगे। ठीक, 3 तरह के इम्पैक्ट हुए। पहली बात तो दुनिया में शांति आएगी। शांति कैसे आएगी भाई, अगर वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर खत्म हो गया और आपकी जो न्यूक्लियर रेस थी वो खत्म होगी, आर्म रेस थी वो खत्म होगी, एक बात। दूसरी बात हम देखते हैं दुनिया यूनिपोलर बनती जाती है। जो अमेरिका सिस्टम था, डेमोक्रेसी, जो अमेरिका का सिस्टम था, कैपिटलिज्म, वो पूरी दुनिया में छा जाता है। और तीसरी बात है आपकी, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है जो आपके नए नए प्लेयर होते हैं वो अब धीरे धीरे मल्टीपोलैरिटी की तरफ आगे जाएंगे। आसियान आ जाएगा, ईयू आ जाएगा। एक आसियान क्या है, साउथ ईस्ट एशियन जो देश होते हैं उनका ग्रुप बन गया। ईयू क्या है, यूरोपियन जो देश होते हैं उनका ग्रुप बन गया। चाइना राइज करना शुरू कर दिया, कोरिया राइज करना शुरू कर दिया, जापान राइज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन देशों की डिजायर और एस्पिरेशन भी दुनिया के सामने आती जाती है कि भाई हम भी मजबूत प्लेयर हैं दुनिया में, केवल अमेरिका की नहीं चलने वाली है। तो 3 इंपैक्ट हम देखते हैं यूएसएसआर के गिरने के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद दुनिया के सामने आते हैं। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। धीरे धीरे हम चैप्टर को, शायद एक वीडियो और बनेगी सिर्फ और सिर्फ, उस लेक्चर में आपकी पूरी की पूरी जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो करते रहना, क्योंकि लगातार ये कंटेंट आगे आने वाला है। और ऐप को भी आप देख सकते हैं, अगली वीडियो में चैप्टर पूरा कर देंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हो इसके बाद क्या पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, बीच में से कोई रैंडम टॉपिक चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। और एक नया इनिशिएटिव हम शुरू करने वाले हैं शॉर्ट्स को लेकर। लगातार चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड होंगी, लेकिन शॉर्ट्स अपलोड करने का जो आइडिया होगा वो हमारा नहीं होगा, वो आइडिया होगा आपका। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, आपको डेट शीट से रिलेटेड कुछ दिक्कत है, आपको बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कुछ दिक्कत है, आपको पढ़ाई के शेड्यूल से रिलेटेड कुछ दिक्कत है, आपको इस चैप्टर में कुछ दिक्कत हुई है, आपको बाकी किसी चैप्टर में कोई दिक्कत है, जिस दिक्कत को हम एक शॉर्ट के मीडियम में कवर कर सकते हैं। 3 मिनट तक की वीडियो उसमें अपलोड हो सकती है, तो अगर उसमें हम कवर कर सकते हैं तो आपकी डाउट को, आपको जो कमेंट आप करोगे उस कमेंट को हाईलाइट करके यहाँ पे कि आपका इशू ये था और उसका सोल्यूशन ये है, तो वो हम करने वाले हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको जो भी समस्या है, चाहे आपके इशू रिलेटेड आपके सब्जेक्ट से हो, चाहे आपके बोर्ड से हो, आंसर राइटिंग में कुछ दिक्कत है, कोई एमसीक्यू में दिक्कत आ रही है, कोई स्पेशली टॉपिक आपको करवाना है, तो आप वो हमको बता सकते हो, उसको भी हम धीरे धीरे डील करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करना 10th की वीडियो का अगर टॉपिक आपका है तो 10th की वीडियो में ही कमेंट आप करो, और जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वीडियो में आप कमेंट करो। साथ के साथ मेल कर दो भाई, टेलीग्राम की जो चैनल है उस पर आप शेयर कर दो हमारे साथ अपने जो दिक्कत है। आपको नंबर आपको वीडियो के साथ नीचे आपको चलता हुआ दिख जाएगा, मैं ऐड करा दूंगा, वहां पे आप नंबर में व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हो। जिस भी मीडियम से आप चाहो अपना डाउट हमारे लिए भेज दो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।